Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehek. So today we are going to start part 2 of NTA UGC NET series जहाँ पे हम पेपर 2 कॉमर्स के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs कवर करेंगे जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और ये हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 और 2024 के लिए। तो करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग स्पॉट बाय महक। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, लीवरेज रेशो। तो यहाँ पे हमें लिस्ट 2 के साथ इसे मैच करना है, तो वन बाय वन करते हैं। effectiveness of a firm's use of resources और asset, ठीक है। नेक्स्ट है firms use of its asset and control its expenses to generate the acceptable rate of return। तो यहाँ पे जैसे rate of return की बात आ रही है तो वो एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आ जाता है, और रिसोर्सेज और एसेट की बात आ रही है तो वो एक्टिविटी रेशो में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू रीपे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड अबिलिटी टू रीपे लॉन्ग टर्म डेट, अभी लॉन्ग टर्म डेट है तो वो लीवरेज रेशो में आ जाएगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ कैश की बात आ रही है तो वो लिक्विडिटी रेशो में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आएगा 1, 2, 4 एंड 3, ठीक है। तो वो हमारा ऑप्शन है बी। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमारी एक तरह से हमें बताती है कि हमारी कंपनी में अबिलिटी है टू जनरेट इनकम रिलेटिव टू रेवेन्यू, ठीक है। और लिक्विडिटी रेशो हमें बताती है अबिलिटी कि हम शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन जो है मीट कर सकते हैं टाइम पे या नहीं कर सकते। एक्टिविटी रेशो हमें बताती है कि एक तरह से फाइनेंशियल रेशो होती है हमारी एक्टिविटी रेशो, कि हमारी फर्म की एफिशिएंसी क्या है टू use its different operating assets that are present in its balance sheet and convert the same into sales or cash। लीवरेज रेशो हमें बताती है कि फर्म की एबिलिटी कितनी है कि वो डेट जो रेज कर रही है वो टाइम पे रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। Now next question, in which year the International Accounting Standard Committee set up? तो ये हमारा आंसर है बी 1973, और 2000 में आके ये एक तरह से कन्वर्ट हुई है IASB में, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड। नेक्स्ट, द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्री। अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो उन्हें कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डेवलपमेंट पॉलिसीज। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को फेस करने पड़ते हैं, तो हमारा आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। Environmental issues are the major problem of developing nation. Sustainability of the environment is an important concept of nation, or it describes the rate at which available resources are consumed. Environmental problems that affect the nation directly are deforestation, degradation, water pollution, population explosion, over irrigation and developing policies। और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो डेवलपिंग नेशंस को फेस करनी पड़ती है। Now, next question, a document that records the standard cost of a single unit of a product is known as bill of product, standard cost card, product card और expense card। standard cost एक तरह से हमारी estimated cost होती है कि एक तरह से जब भी हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर देते हैं कि इतनी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है, एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं, ठीक है।
तो उसके रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है हम मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में। तो आंसर आएगा बी। Standard cost card contain an itemization of the standard amount of material, labor and overhead required to create 1 unit of product. Now next question, accrual concept. यहाँ पे assertion और reasoning वाला question है। तो accrual concept require recording revenue when they are earned and not when they are received in cash. assertion तो बिल्कुल correct है। accrual concept में ऐसा ही होता है कि जब हम income earn कर रहे हैं या एक्सपेंस इंकर कर रहे हैं तब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, ना कि जब हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजन इसका है एक्रूअल कंसेप्ट रिकॉर्ड एक्सपेंस व्हेन दे आर इंकर्ड नॉट व्हेन दे आर पेड। एक्चुअल में रीजन तो करेक्ट है बट वो रीजन असर्शन का रीजन नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा ऑप्शन आएगा सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन जो है उसे करेक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहा। ठीक है, accrual concept states that income and expenses must be recognized in the accounting period to which they relate rather than on the cash basis. ठीक है, जिस पीरियड के साथ वो रिलेट करता है उसी पीरियड में हमने वो इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, now next question, which among the following is goodwill? An intangible asset, fixed asset, realizable या all of the above? तो इसका आंसर आपको भी पता होगा, an intangible asset. ठीक है, goodwill is an intangible asset. Now next question, the vendor company debits dash in the case when vendor company bear the expenses of liquidation. अभी यहाँ पे ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, वेंडर कंपनी होती है जो सेल कर रही है अपना बिजनेस। ठीक है, और परचेजिंग कंपनी एक तरह से जो परचेज कर रही है कोई बिजनेस। ठीक है, जहां पे लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस वेंडर कंपनी बियर कर रही है बट पे कौन कर रहा है? परचेजिंग कंपनी। तो यहाँ पे वेंडर कंपनी क्या डेबिट करेगी? ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से लिक्विडेशन के टाइम पे सारा परचेजर के पास ही जाता है सामान। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, एज द केस में बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा गुडविल अकाउंट। If the purchasing company is required to pay the expenses of liquidation of the vendor company, the amount should be debited to the goodwill or capital reserve account as the case may be, or journal entry for the liquidation expenses paid by the transferee company is goodwill account debit to cash account. ठीक है, now next question, under the purchase method the difference between the purchase consideration and share capital of the transferee company should be adjusted to. अभी यहाँ पे एक होती है हमारी ट्रांसफर कंपनी जो अपना बिजनेस सेल आउट कर रही है ट्रांसफरी कंपनी को। ठीक है, जिसके पास ट्रांसफरी कंपनी होती है जिसके पास बिजनेस जा रहा है। ठीक है, जो परचेज कर रहा है बिजनेस को। और परचेज कंसिडरेशन वो होता है जो अमाउंट, जिस अमाउंट पे हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है या कम है शेयर कैपिटल से तो वो किस में एडजस्ट होता है? ऑप्शन है गुडविल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो एडजस्ट होता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व एज द केस में बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, परचेज method is an
accounting method wherein the asset and liability of transferor company are shown at their market value in the books of transferee company as of the date of amalgamation. Only those assets and liabilities are recorded in the books of transferee company which are taken over by it when there is a surplus or deficit of purchase consideration over the net asset acquired. It should be credited or debited as capital reserve or goodwill. ठीक है, मीन्स अगर हमारी जो परचेज कंसिडरेशन है वो ज्यादा है, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट होता है, अगर परचेज कंसिडरेशन कम है तो गुडविल अकाउंट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, होल्डिंग कंपनी शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज शोन इन। अभी होल्डिंग कंपनी कौन होती है? जिसका शेयर सब्सिडरी कंपनी में 50% से ज्यादा हो, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है सब्सिडरी कंपनी में, जो कैपिटल प्रॉफिट है सब्सिडरी कंपनी में, वो होल्डिंग कंपनी कहाँ पे शो करती है? एक तरह से वो उसके लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो कहाँ पे शो करेगी? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। The profit earned and losses incurred by the subsidiary in the post-acquisition period are treated as revenue profit and revenue losses. Holding company's share of such profit and losses are shown in the consolidated balance sheet as increase or decrease as the case may be in the profit and loss account. ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी अपने बैलेंस शीट में शो करती है कैपिटल प्रॉफिट्स। Now last question, the term marginal costing is also called, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं एंड कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, बोथ डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्ट। Marginal costing is simply a technique to analyze cost information for the decision-making process. It is commonly known as direct costing, variable costing और contribution costing. ठीक है? Now, thank you. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक।